हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और ये आज का ये लेक्चर पुली ब्लॉक रिलेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग सवाल, कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे रिलेटिंग टू पुली ब्लॉक अरेंजमेंट, जहां हम लोग कनेक्टेड बॉडी, सिंगल पुली, मूवेबल पुली, है ना, और कई सारा उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल अरेंजमेंट लेते हैं। मान लो वो अरेंजमेंट इस तरह का है कि एक इंक्लाइंड प्लेन, एक फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन है। दिस इज अ फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन। इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। दो इक्वल मास को रखेंगे। दे आर कनेक्टेड विथ a light inextensible string. Let they are connected as A and B. A और इसको B मान लेते हैं, ठीक है, ये इसको B मान लेते हैं। Let they are equal mass, ठीक है, Let they are of equal mass value। तो अब सवाल है कि इसको इस अरेंजमेंट में छोड़ देंगे तो which one will move in which direction and what will be the acceleration of the connected bodies। तो बहुत सिंपल सवाल है ये, और इसका आंसर भी बहुत सिंपल होने वाला है। ये फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। वेट ऑफ द मास m, दैट इज mg डाउनवर्ड। यहाँ भी वेट ऑफ दिस मास mg वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन यहाँ जो b का mg है वो अलोंग द स्ट्रिंग पोजीशन है, जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है b से उसी के अलोंग है। तो mg का पूरा यूज होगा अलोंग द मोशन ऑफ पॉसिबल मोशन ऑफ बी, चाहे वो ऊपर जाए या नीचे आए। लेकिन ए का जो मूवमेंट है वो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन होगा, और वेट ऑफ एम, दैट इज एम जी फॉर मास ए, वो इंक्लाइन प्लेन में नहीं है, इसीलिए ये एम जी को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये थीटा है तो ये थीटा होगा, दिस इज एम जी कॉस थीटा। ये इधर हो जाएगा एम जी साइन थीटा। कनेक्टेड स्ट्रिंग है, ये इक्वल टेंशन होगा throughout the end, respective end to which the masses are connected। वहाँ इस तरह से दिखाएंगे। दोनों पर ऊपर, जब भी along the inclined plane ऊपर जाने के लिए इसका जो फोर्स है, इधर वर्टिकली ऊपर जाने के लिए सेम फोर्स। लेकिन जहाँ तक रेस्पेक्टिव प्लेन में है ना, इंक्लाइन प्लेन में ए का नीचे उतरना और वर्टिकल लाइन में बी का नीचे उतरना, ये दोनों डाउनवर्ड जो मोशन है ना, डाउन द इंक्लाइन एंड डाउन द वर्टिकली डाउनवर्ड, ये दोनों में ऑब्वियसली ये ज़्यादा है। तो यहाँ कनेक्टेड बॉडी का मोशन ऐसे होना चाहिए, ठीक है। बी डाउनवर्ड जाएगा कारण बी में नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है, क्योंकि थीटा का कुछ भी एक्यूट एंगल लेते हैं तो एम जी साइन थीटा, जो साइन थीटा है वो लेस देन 1 होगा। साइन थीटा का वैल्यू लेस देन 1 फॉर एनी एक्यूट एंगल, है ना। तो इसीलिए बी नीचे जाएगा, तो बी के लिए हो जाएगा इक्वेशन जो हम लिखेंगे वो होगा एम जी माइनस टी बराबर एम ए, और ए के लिए लिखेंगे टी माइनस एम जी साइन थीटा बराबर वो भी एम ए। कारण है कि दोनों कनेक्टेड बॉडी है। कनेक्टेड बॉडी अगर लीनियरली कनेक्टेड है ना, एक ही कंटिन्यूअस लाइन है, मतलब कहीं वो लाइन फिर फर्दर बेंड नहीं हुआ है, तो एक एंड का मूवमेंट जितना होगा दूसरा एंड का भी मूवमेंट इक्वल होगा, यानी कि टोटल स्ट्रिंग जो कनेक्टेड है उसका लेंथ कांस्टेंट है। तो इसको ऐड करेंगे तो t कैंसिल होगा, एम जी कॉमन ले लो, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2m इंटू ए। m कैंसिल कर देंगे तो a का वैल्यू हो गया g/2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया एक सिंपल अरेंजमेंट, जो दो इक्वल मास एक लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है, दो इक्वल मास लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और वो उसमें से एक मास फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन पे है और दूसरा वर्टिकली हैंगिंग पोजीशन पे है। ये एक सवाल था। अब चलो दूसरा सवाल लेते हैं हम लोग। जैसे कि कहे कि कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जिसमें पुली ब्लॉक सिस्टम अरेंज्ड है, ठीक है। अब मान लो एक इस तरह का अरेंजमेंट लिया, इधर एक ब्लॉक को अटैच किया, ठीक है, ये ब्लॉक ऑफ मास m, ये पुली ऐसे कनेक्टेड है मान लो, ठीक है।
दिस इज द अरेंजमेंट, सिंगल मास है, ये एक फिक्स सपोर्ट है, इधर भी ये स्मूथ सरफेस फिक्स्ड है। मान लो इस एंड का एक्सेलरेशन दिया हुआ है, दिस एंड एक्सेलरेशन इज गिवन a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पुली इज पुल्ड विथ अ फोर्स एंड दैट रिजल्टिंग मूवमेंट जो पुली का है वो मान लो a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर ऐसा है कि पुली इज मूव्ड विथ द एक्सेलरेशन रेट दैट इज a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका कितना होगा, इसका ए डैश क्या होगा, है ना। तो ये जो ए डैश है वो इन टर्म्स ऑफ ये क्या हो जाएगा, देखो ये चूंकि एक लाइट स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है, तो लाइट स्ट्रिंग का भी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया कि टोटल लेंथ कांस्टेंट। अगर मैं मान लो इतना लेंथ को L1 और इतना को L2 मान लूँ, ठीक है ना, तो जो स्ट्रिंग का टोटल लेंथ L है वो हो जाएगा L1 प्लस L2। अब टोटल लेंथ तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, टोटल लेंथ कांस्टेंट है। अब देखो क्या है कि अगर ये पुली मान लो राइटवर्ड मूव किया विथ सम डिस्टेंस x फॉर एग्जांपल, तो ये भी x ये भी x, यानी कि पूरा जो लेंथ है, अब ये ब्लॉक मूव करके कुछ यहाँ जाएगा और एक एंड पे L1 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, जबकि ये फिक्स्ड एंड है, ये वाला एंड फिक्स्ड है, ठीक है ना, ये फिक्स्ड है। तो अगर एक एंड फिक्स्ड होगा प्रोवाइडेड पुली इज मूविंग थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस, जैसे मैं एज्यूम किया कि यहाँ पुली एक्स डिस्टेंस मूव कर रहा है, एक एंड फिक्स्ड है, तो जो दूसरा एंड है ना वो 2x मूव करना चाहिए। पुली अगर x मूव करता है, पुली को अगर हम x मूव कराते हैं, प्रोवाइडेड पुली से कनेक्टेड जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग अगर एक एंड में फिक्स्ड है तो उसका जो दूसरा एंड से मूवमेंट होगा वो ट्वाइस होना चाहिए। कारण है कि देखो इधर तो L1 जितना था उतना तो रहेगा ही, प्लस x, इधर से भी x लिया, तो ये जो x प्लस x 2x का जो एडिशनल एंगेजमेंट हुआ अलॉन्ग विद द मूवमेंट ऑफ पुली, वो तभी हो सकता है जब इस एंड से हम 2x मूव करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ मास m का एक्सेलरेशन जो कि हम ए डैश एज्यूम किए हैं वो होगा 2a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कारण तुम देखो जैसे पुली का डिस्प्लेसमेंट x लिए तो उससे कनेक्टेड पुली से पार होने वाला स्ट्रिंग का कनेक्टेड एंड जो मास m से है वो डबल मूव किया, तो यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर 1:2 हो रहा विथ पुली एंड m, तो एक्सेलरेशन भी 1:2 होगा। दैट्स वाई ये पुली का अगर एक्सेलरेशन a है तो मास का होगा ट्वाइस ऑफ a। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बढ़िया, तो चलो इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट मान लो एक सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब यही अगर मैं ऐसे दे दूं कि दिस इज वन मास m, दिस इज अनदर मास m, मतलब दो अलग अलग मास मान लो, और ये दोनों इस बार ऐसे पुली से इस तरह से कनेक्टेड है। अब जो है अगर ये a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है और ये मान लो m1 है, ये m2 है, ठीक है, इसका अगर एक्सेलरेशन a1, इसका अगर एक्सेलरेशन a2 लेते हैं, ठीक है, लाइट स्ट्रिंग है, यहाँ जो टेंशन होगा यहाँ भी वही टेंशन, क्लियर है, इस पॉइंट पे टेंशन जो होगा यहाँ भी टेंशन वही है। तो यहाँ जो रिलेशन होना चाहिए जब हम पुली को मूव करा रहे हैं प्रीवियस सेकेंड और थर्ड में, सेकेंड सिचुएशन और थर्ड सिचुएशन में डिफरेंस क्या है, सेकेंड में हम पुली को मूव करा रहे थे, पुल कर रहे थे, तो पुली से पार होने वाला स्ट्रिंग का एक एंड अनमूव्ड था और दूसरे एंड पे मूवमेंट पॉसिबल था। अब जो है, अब जब हम पुली को मूव करा रहे हैं तो पुली से जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है, यानी पुली के ऊपर से जो स्ट्रिंग पास हो रहा है उसका दोनों एंड मूवेबल है, ठीक है। तो जब दोनों एंड मूवेबल होगा तब कंडीशन क्या होगा, देखो ये जो दोनों एंड का एब्सोल्यूट मूवमेंट है a1 और a2, ये a1 प्लस a2 बाई 2 विल बी इक्वल टू a, ठीक है।
ये जो पुली का जो मूवमेंट है, पुली का जो एक्सेलरेशन है, वो ये दोनों एंड का मूवमेंट, चाहे वो एक्सेलरेशन हो चाहे वो वेलोसिटी है, अगर मान लो इसी तरह के एक सवाल में इंस्टेड ऑफ सेइंग एक्सेलरेशन अगर ये वेलोसिटी का रिलेशन दिया होता है, मान लो ये m1 है, ये m2 है, ठीक है, इसका वेलोसिटी यहाँ v1 है, इधर इसका वेलोसिटी v2 है, and as per the previous arrangement if it is said to be moving with v मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ भी कंडीशन सेम होगा। यहाँ जो एक्सेलरेशन का रिलेशन है वही रिलेशन वेलोसिटी के लिए होगा, दैट इज v1 प्लस v2 बाई 2 विल बी इक्वल टू v। चाहे वो एक्सेलरेशन का रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है या वेलोसिटी का रिलेशन है। क्लियर है? तो दोनों फ्री एंड का जो मूवमेंट है उसका एवरेज वैल्यू विल बी द मूवमेंट ऑफ द पुली। जो स्ट्रिंग पुली से मूव कांटेक्ट से पास हो रहा है, पुली के ग्रूव से टच करते हुए जा रहा है, तो मूवमेंट ऑफ दैट स्ट्रिंग अलाउइंग द मूवमेंट ऑफ द पुली विल ऑलवेज बी एवरेज वैल्यू ऑफ द बोथ एंड। ये वाला जो सवाल था इसमें भी लगभग वही था। अगर मैं इधर का ए डैश इधर का 0 लिया था तो देखो उसको मैं ऐसे लिख सकता ना, 0 प्लस ए डैश बाई 2 इज इक्वल टू ए। तो वही बात आया कि यहाँ से ए डैश आ गया 2a, यही जो हमने कहा था। तो अल्टीमेटली इस ऑर्डर पे हम इसको सोच सकते हैं कि दोनों एंड का जो एवरेज मूवमेंट होगा, ठीक है, पुली विल बी मूविंग ऑलवेज हाफ ऑफ दैट। क्लियर है? और मतलब पुली उसका एवरेज के बराबर मूव करेगा, हाफ कहना सही नहीं है। क्लियर हो रहा है? तो इसी तरह हम लोग और भी मैकेनिज्म और भी केस डिस्कस कर सकते हैं। मान लो अब हम एक ऐसे जो नॉर्मल वर्टिकल प्लेन का सिचुएशन होता है, ये दो पुली है, ठीक है, दो ब्लॉक है, लेट दिस इज m1 दिस इज m2, इसको मूव कर रहे हैं फोर्स F से। यहाँ मान लो पूछा जाता है कि ये दोनों अगर एक हॉरिजेंटल सरफेस के कांटेक्ट में है और मान लो यहाँ कंडीशन अगर ऐसा दिया जाता है कि m1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m2, m1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m2, तो सवाल है कि हम F का कितना फोर्स लगाएं ताकि F का अप्लाइड फोर्स वैल्यू कितना हो सकता है, सो दैट आइदर ऑफ द मास कैन बी लिफ्टेड। ये m1 m2 दोनों कांटेक्ट में है विद दिस सरफेस और एक स्ट्रिंग m1 m2 को कनेक्ट कर रहा है इस तरह से, वर्टिकल अरेंजमेंट दैट इज पासिंग over the surface of a smooth pulley. The pulley is pulled upward with the force F. अब सवाल है कि F का वैल्यू मिनिमम कितना होना चाहिए ताकि हम एटलीस्ट एक मास को मूव करा सके। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है, दोनों अलग अलग मास वैल्यू है तो दोनों का जो रेस्पेक्टिव वेट होगा, ये m2g ये m1g, तो जो m1 चूंकि ट्वाइस ऑफ m2 है तो इसको मैं 2m2g लिख सकता हूँ। एक m2g एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा ट्वाइस ऑफ m2g। अब अगर इसको F फोर्स से पुल कर रहे हैं तो देखो दोनों स्ट्रिंग में जो फोर्स होगा वो F/2 ऑन आइदर साइड, यानी कि यहाँ भी F/2 यहाँ भी F/2। ऐसा F/2 क्यों किया? क्योंकि ये जो पुली का मैकेनिज्म है, पुली बीइंग द लाइट पुली है ना, पुली कैसा है, लाइट पुली, तो लाइट पुली में जितना अपवर्ड फोर्स होगा डाउनवर्ड फोर्स भी बराबर होना चाहिए। चूंकि ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, दोनों तरफ इक्वल फोर्स होगा, तो दैट्स वाई इट विल बी हाफ दिस वे, ताकि हम नेट फोर्स, इसका मतलब है कि हम नेट फोर्स 0 कह सके ऑन अ लाइट पुली, नेट फोर्स इज 0। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पर है। तो उसी मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग तो देखो अब है कि अगर मूव कराना है तो ऑब्वियसली जब F2 ये दोनों इक्वल है, ठीक है ना, तो F2 इक्वल है, तो जब हम F2 m2g के बराबर कर देंगे, F2 जब अगर मैं दोनों को इक्वल करूंगा, है ना, तो
ये दोनों फोर्स इक्वल है, तो लेकिन डाउनवर्ड फोर्स किसका ज़्यादा है, m1 का ज़्यादा है, इट इज ट्वाइस ऑफ m2g। तो F/2 जब ट्वाइस ऑफ m2g के बराबर आएगा तब तक तो ये मूव कर जाएगा। तो यानी कि हमारा मिनिमम फोर्स ऑफ F कितना होना चाहिए, दैट इज F/2 ग्रेटर देन इक्वल टू m2g। यानी कि ये जो अप्लाइड फोर्स F है ये ग्रेटर देन 2m2g होना चाहिए। जब हम 2m2g का वैल्यू अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं when F is equal to 2m2g, then this implies that it is m2 about to leave, it is m2 about to leave, ठीक है, it is m2 about to leave the contact। तब सिर्फ m2 ही कांटेक्ट छोड़ेगा, m1 तभी भी आराम से जमा हुआ रहेगा सरफेस ऑफ कांटेक्ट में, ठीक है ना। और अगर मेरे को m1 को मूव कराना है, m1 को अगर मेरे को मूव कराना है, फॉर m1 टू बी लिफ्टेड, अगर m1 को मेरे को लिफ्ट कराना है, देन जो स्ट्रिंग कनेक्टेड विथ m1 है दैट इज F/2, उसका लिमिटिंग वैल्यू 2m2g के बराबर होना चाहिए, कारण m1 इज इक्वल टू 2m2g, ठीक है, 2m2, m1 का मास वैल्यू ट्वाइस देन दैट ऑफ m2 है। तो यानी कि उस समय f का लिमिटिंग वैल्यू 4m2g होना चाहिए। जिस समय अप्लाइड फोर्स का वैल्यू ट्वाइस ऑफ m2g, उस समय हम सिर्फ m2 को मूव करा पाएंगे, m1 विल स्टिल बी इन कॉन्टैक्ट। अप्लाइड फोर्स बढ़ाते बढ़ाते जब हम अप्लाइड फोर्स का वैल्यू 4m2g के बराबर करेंगे, एट दैट टाइम m1 इज अबाउट टू लीव द कॉन्टैक्ट। लेकिन तब m2 पे क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू m2 नाउ, व्हाट विल हैपन टू m2 नाउ, तो अब m2 जो है वो ऑलरेडी एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, m2 ऑलरेडी इस समय एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, क्योंकि m2 को मूव कराने के लिए जब हमारा F/2 का वैल्यू खुद ही m2g, यानी F जब 2m2g के बराबर था तब वो मूव कर रहा था। तो जब F 4m2g हो गया, दिस इंप्लाइज दैट F/2 माइनस m2g, F/2 माइनस m2g will be equal to m2 into a, that is F/2 मतलब ऑलरेडी 2m2g, सो 2m2g माइनस m2g बराबर m2 into a। तो कहने का मतलब है ये हो गया m2g बराबर m2a, यानी कि जिस समय हम लोग हेवियर ब्लॉक को लिफ्ट कराने का सोच रहे हैं, उस समय लाइटर ब्लॉक जो है ऑलरेडी g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से वर्टिकली ऊपर की तरफ उठना या मूव करना चालू कर दिया है। यानी कि हम लोग दो अलग अलग फोर्स लगा रहे हैं दोनों को मूव कराने के लिए, लेकिन दोनों एक साथ लिफ्ट नहीं करेगा। पहले लाइटर ब्लॉक जो है m2 को लिफ्ट कराना पॉसिबल है, और उस समय का अप्लाइड फोर्स का कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। और जब हमको हेवियर ब्लॉक को मूव कराने का या लिफ्ट कराने का बात है, तब हमारा अप्लाइड फोर्स का वैल्यू मिनिमम यानी लिमिटिंग वैल्यू कितना होना चाहिए, 4m2g के बराबर।